Hello, students. This is your chapter number 8, The Glory of Bharatvarsha. So, open page number 41. We have learnt about history of ancient India from Stone Age to 8th century. We have gathered information about the rulers and heritage of various ages. तो हमने ऐतिहासिक भारत के बारे में 8th सेंचुरी के स्टोन एज से काफ़ी कुछ जाना है। हमने काफ़ी सारे अलग अलग युगों के राजाओं और उनकी विरासत के बारे में जानकारी इकट्ठी की है। इंडिया इज़ a huge nation like subcontinent. Since ancient times, people of various tribes and subtribes have come to India as they were attracted towards our prosperity. Due to this, the diversity of Indian culture creates a confluence of diversity. तो इंडिया जो भारत एक बड़ा राष्ट्र है और एक सब कॉन्टिनेंट कि जैसे इसीलिए ऐतिहासिक समय से ही जाति और जनजातियों भारत की समृद्धि से खींची चली आ रही है। भारत इसी वजह से आप देख सकते हो कि भारतीय संस्कृति की विविधता एकता एक तरह से कॉन्फ्लुएंस एंड संगम बनाता है। Jawaharlal Nehru has called its unity in diversity. We will gather information about art and architecture and social life of our country so that we can get information about the glorious heritage of the people of ancient India. जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात के लिए भारत को कहा था कि अनेकता में एकता है। हमें हमारे देश की कला, वास्तुकला दैट इज़ आर्किटेक्चर, सामाजिक जीवन सोशल लाइफ के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे ताकि हमें ऐतिहासिक भारत के लोगों की गौरवशाली विरासत दैट इज़ ग्लोरियस हेरिटेज के बारे में जानकारी हासिल हो सके। एंशंट इंडिया एग्रीकल्चर वी गेट मैक्सिमम फूड वी कंज्यूम and things we use in our daily life from farm products. Farming began in ancient India. In those days also, various tools and irrigation facilities were developed for farming. In ancient times, wheat, barley, paddy, jowar, millet, sesame, peas, etc. were cultivated. तो हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ें खाते हैं या फिर जो भी चीज़ें हर रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो सब हमें खेती यानी एग्रीकल्चर से ही मिलती है। खेती की शुरुआत ऐतिहासिक भारत से ही हुई थी। उन दिनों में भी खेती करने के लिए बहुत सारे औजार यानी टूल्स की सुविधाओं का विकास हुआ था। पुराने समय में गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, तिल आदि की खेती हुआ करती थी। टूल्स हड़प्पन कल्चर plow has not been found among tools used in agriculture, but plow-shaped toys has been found, so it can be said that they were using plow for farming. Use of iron tools had been increasing in the field for agriculture. It includes axes for clearing forest and front portion of plow used for plowing soil. In addition, they were familiar with sickle, axe, etc. also. तो हड़प्पन कल्चर में जो टूल्स खेती करने के लिए मिलते थे उसमें से हल नहीं मिला, लेकिन हल के आकार का एक खिलौना मिला है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि उस समय के लोग खेती करने के लिए हलों का इस्तेमाल करते होंगे। खेतों में खेती करने के लिए आयरन लोहे का टूल औजार ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी भी शामिल थी और खेतों की जुताई करने के लिए हलों की आगे वाला जो हिस्सा है वो इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा वो लोग कुल्हाड़ी
और सिकल जिससे हम घास काटते हैं वो भी इस्तेमाल करते थे। इरिगेशन। Without rich villages, it was difficult for kings and their kings to survive. Just as new tools and seedlings were important steps for development of agriculture, irrigation also proved to be very useful. At this time, canals, wells, lakes, and artificial reservoirs were created for irrigation. तो बिना अमीर गांवों के राजाओं और उनके राज्य को बनाए रखना मुश्किल था। नए टूल्स जैसे कि सीडलिंग्स, अंकुर, बीज खेती के लिए इम्पोर्टेंट थे और उसके लिए कदम उठाए गए। सिंचाई यानी इरिगेशन भी उपयोगी साबित हुआ। इस समय सिंचाई के लिए काफ़ी नहरें यानी कैनाल्स, कुएं, वेल्स, तालाबों, लेक और आर्टिफिशियल जलाशयों, रिजर्वोयर्स को भी बनवाया गया था। Ancient India rural life. Life in the village of north and south was as follows. The head of the village was called Gram Bhojak in North India. Usually, people from the same family remained on the post for generations. This post was hereditary. Gram Bhojak used to be the biggest landowner in the village. तो नॉर्थ और साउथ के जो गांव थे उसकी ज़िंदगी कुछ इस तरह थी। नॉर्थ इंडिया के गांव में जो मुखिया होता था उसे ग्राम भोजक कहते थे। ज़्यादातर उसी परिवार से लोगों को ये पोस्ट मिलती थी। तो ये पोस्ट हेरिडिटरी वंशवाद थी। ग्राम भोजक को सबसे बड़ा ज़मीन का मालिक माना जाता था। दिस लैंड ओनर used to keep people on rent to do farming. King also gave him responsibility of collecting revenue. He looked after law and order situation also. जो ज़मींदार अपने खेतों में लोगों को किराए पे काम पर रखता था ताकि वे लोग खेती कर सके। राजा भी उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देता था और वे कानून और व्यवस्था को भी बनाए रखता था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन सदर्न इंडिया, बिग लैंडलॉर्ड, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। तो दक्षिण भारत में 3 तरह के लोग रहते थे। एक बड़े ज़मींदार, दूसरा छोटा किसान और तीसरा भूमिहीन मजदूर जिसके पास ज़मीन नहीं हो। Life in towns. Most of the cities were capital of Mahajanpad about 2500 years ago. These cities were protected by fortification. Spherical wells have been found from many cities which were known as wells. These wells were used for toilet, drains and dustbin. तो लगभग 2500 साल पहले ज़्यादातर जो शहर थे वो महाजनपद की राजधानी थी, कैपिटल। ये सारे शहर किलों से सुरक्षित थे। फोर्टिफिकेशन यानी उस शहर के चारों बाहर से किले बनवाए थे और सुरक्षित किए थे। काफ़ी सारे शहरों में गोलाकार कुएं, स्फेरिकल यानी राउंड गोलाकार कुएं पाए गए थे जिसे हम कुआं कहते थे। ये कुएं शौचालय, टॉयलेट, नालियाँ, ड्रेन्स, कचरे, डस्टबिन के डिब्बे की तरह यूज़ किए जाते थे। पीपल इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज यूज़ व्हीट, बार्ली, राइस, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट एक्सेट्रा, मीट एंड फिश फॉर ईटिंग पर्पस। तो गांव और शहर के लोग खाने के लिए व्हीट यानी गेहूँ, बार्ली, जौ, राइस, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट्स, मीट और फिश का इस्तेमाल करते थे। नाउ टर्न योर पेज नंबर 42. Usually men and women wore 2 clothes. The cloth they wore on the lower part of the body was called nivi and the cloth worn on the upper part of the body was called vas. Sometimes they wrapped a cloth like dupatta
around the upper part which was called अधिवास. सो ज़्यादातर औरतें और आदमी दो कपड़े पहनते थे. जो कपड़ा वो अपने बॉडी के लोअर पार्ट नीचे हिस्से में पहनते थे उसे नाभि कहते थे, और जो बॉडी के ऊपरी हिस्से में पहना जाता था उसको वास कहते थे. कई बार एक कपड़े को वो अपने शरीर पर एक दुपट्टा के जैसे लपेटते थे जिसे वो अधिवास कहा जाता था. एंशियंट इंडियन आर्ट. हिस्टोरियंस डिवाइडेड आर्ट इनटू टू पार्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. फाइन आर्ट्स इंक्लूडेड ड्राइंग, painting, literature, architecture, music, play, etc., while performing arts included dance and drama. We will look into these matters in detail. तो जो हिस्टोरियंस थे वो कला को दो हिस्सों में बांट रहे थे. पहला फाइन आर्ट और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट. फाइन आर्ट में ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर ये सब शामिल है, और परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस और ड्रामा शामिल है. ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.